गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? हमने शुरू किया था वैल्यू एडिड मेथड। तो गाइस अभी उसमें काफ़ी कुछ और है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है गाइस, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। देखिए हमने न्यूमेरिकल्स करे जहां पर हमने नेशनल इनकम निकाली विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडिड मेथड, है ना, प्रैक्टिकली किया। तो गाइस बस वही काम अब हमें क्या सीखना है? थियोरेटिकली इंग्लिश में लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना गाइस। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। तो टोटल 4 स्टेप है हमारे पास। सबसे पहला, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। देखिए जब हमारी कंट्री की नेशनल इनकम निकाली जाती है वैल्यू एडिड मेथड से, तो सबसे पहला स्टेप होता है, ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर, ये लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको क्लासिफाई कर लेते हैं ऑन 3 बेसिस, इनटू 3 सेक्टर। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो स्टेप नंबर 1 में लोग क्या करते हैं, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है और क्लासिफाई कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, चलिए जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट थी डिवाइड कर दिया। सेकेंड पॉइंट है गाइस, एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। यस, अब क्या होगा, अब हम एस्टिमेट करेंगे जीडीपी एट एमपी। तो आप सबको पता है जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, हम डिडक्ट करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन को फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो गाइज हमने 2 स्टेप पढ़ लिए। सबसे पहला आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, और दूसरा एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। तीसरा है गाइस एस्टिमेट डोमेस्टिक इनकम। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हिंदुस्तान की अंदर की इनकम निकाली जाती है। तो भाई जीडीपी एट एमपी तो आ गया था, डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो एक तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और एमपी से एफसी पे जाना है, तीसरे स्टेप में हम लोग थर्ड और क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे। तो थर्ड स्टेप बहुत आसान था, जीडीपी एट एमपी में से 2 चीजें माइनस होंगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन, वो बन जाएगा एनडीपी एट एमपी। और फिर हम क्या करेंगे, उसमें से एनआईटी माइनस कर देंगे, वो बन जाएगा एनडीपी एट एफसी या फिर डोमेस्टिक इनकम। आखिरी स्टेप है गाइस एस्टिमेट नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, एनएफआईए। हम पढ़ के आए हैं क्या होती है, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। स्टेप्स पढ़ने के बाद गाइस अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। देखो भाई, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो सुना ही होगा। तो चलो देखो ध्यान से, हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम निकाली जाती है तो गाइज कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली सावधानी है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। देखो भाई, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना बच्चों, क्योंकि गाइस इंटरमीडिएट गुड्स से ही तो क्या बनते हैं, फाइनल गुड्स। तो जब हमने फाइनल गुड्स को इंक्लूड कर लिया तो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड क्यों करना। भाई सोचो, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू थोड़ी ऐड करेंगे। जब हमने फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड कर ली तो रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो हमें लेना है जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं वैल्यू एड मेथड से, वो क्या है गाइस, वो है जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, सेकेंड है गाइस सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। दूसरा क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। यस, जितने भी सामान, जितने भी गुड्स पहले परचेज किए जा चुके हैं, तो अब जब वो दोबारा सेल होंगे तो गाइज उनको इंक्लूड नहीं करना है। भाई जैसे आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं जो पुरानी बाइक्स खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। तो गाइज जितनी भी सेल परचेज होती है सेकेंड हैंड गुड्स की, उसको इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम सेल परचेज हुए होंगे तो उनको इंक्लूड कर लिया गया होगा।
जब फर्स्ट टाइम हमने वो बाइक खरीदी होगी या जिसने भी खरीदी होगी तो उस टाइम इंक्लूड हो गया होगा। तो जब सेकंड टाइम वो खरीदी बेची जाएगी या थर्ड टाइम उसको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन हाँ गाइस, अगर उस पर कोई ब्रोकरेज है या कमीशन है तो वो इंक्लूड की जाएगी, चाहे कितनी भी बार बिके गुड्स। अगर उस पर कोई कमीशन है उसको इंक्लूड करना है। 2 हो गए। तीसरा है गाइस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। बिल्कुल, अगर हमने कोई सामान बनाया है खुद के कंज्यूम के लिए, अब जैसे फार्मर होते हैं, उन्होंने कोई सामान बनाया, कुछ तो मार्केट में बेच दिया, कुछ अपने घर के लिए रख लिया, तो गाइस उसको भी इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि वो फार्मर है तो इंडिया का ही। तो गाइस जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में या रेजिडेंट द्वारा, वो तो इंक्लूड होना ही होना है। तो भले ही अगर कोई सामान खुद कंज्यूम कर लिया गया हो, उसको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हम भी तो इसी देश का हिस्सा है, इंडिया के ही रेजिडेंट हैं। तो हमने 3 प्रिकॉशन पढ़ लिए। सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि फाइनल गुड्स को कर चुके। सेकंड गाइस, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि जब फर्स्ट टाइम परचेज किया होगा या सेल किया होगा इंक्लूड कर लिया होगा। थर्ड है गाइस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, इसको इंक्लूड करना है। ओके। फोर्थ गाइस, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये इसके देखिए, जो सर्विसेज हम खुद को देते हैं, जो सर्विसेज हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, अब हमारी मम्मी हमारे लिए क्या बनाती हैं? खाना बनाती हैं, है ना? तो गाइस उनकी जो सर्विसेज है वो इंक्लूड नहीं की जाएंगी। या फिर टीचर टीचिंग इज ओन चिल्ड्रन, अब एक टीचर अपने बच्चों को खुद पढ़ाता है तो खुद से फीस तो लेगा नहीं। कहने की बात क्या है गाइस? कहने की बात, जितनी भी सर्विसेज हम खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं या यूज करते हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि गाइस इसकी कोई मार्केटेबल वैल्यू नहीं होती है, इसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, इसका कोई मार्केटेबल वैल्यू एस्टिमेट नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जो सर्विसेज खुद के लिए यूज होती हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो हमने 4 प्रिकॉशन पढ़ लिए। अब है गाइस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या? डबल काउंटिंग की समस्या। तो चलिए सीखते हैं गाइस, ये डबल काउंटिंग क्या होती है। तो जब किसी कमोडिटी की वैल्यू को एक से ज्यादा बार, क्या? जब किसी कमोडिटी की वैल्यू को या एक इंसान की सर्विस को एक से ज्यादा बार काउंट किया जाता है नेशनल इनकम निकालते वक्त, उसे ही कहा जाता है डबल काउंटिंग। सर समझ नहीं आया भाई, समझाया कहाँ भी, रुक तो जाओ। तो जब किसी कमोडिटी की वैल्यू को या एक इंसान की सर्विसेज को एक से ज्यादा बार काउंट किया जाता है नेशनल इनकम निकालते हुए टाइम, उसे ही क्या कहा जाता है? डबल काउंटिंग। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया, तो चलो भाई आ जाइए, यही बात समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक फार्मर है, उसने 1 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस की। क्या की? 1 टन वीट, 1000 किलो वीट, और उसने वो 400 रुपए की बेच दी फ्लोर मिल को। किसे? चक्की वाले को। ठीक है, चक्की वाले ने क्या करा? उससे आटा निकाला और 600 रुपए का बेच दिया। किसे? एक बेकर को। अच्छा, बेकर ने उसी आटे से क्या किया? उसने उसी आटे से ब्रेड बना के किसे बेच दी? शॉपकीपर को 800 की। और शॉपकीपर ने वही ब्रेड 800 वाली कस्टमर को बेच दी कितने में? 900 रुपए की। तो देखा जाएगा इस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ? 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900, 2700, है ना? रॉन्ग, बिल्कुल गलत। क्यों गाइस? देखिए जो 400 रुपए है इसने फ्लोर मिल वाले को दिया, ठीक है, यहाँ इसकी प्रोडक्ट की कीमत बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा यहाँ पे देखिए, जब फ्लोर मिल वाले ने 600 रुपए का बेकर को दिया तो इस 600 में 400 रुपए का तो फार्मर का प्रोडक्ट है और 200 रुपए की फ्लोर मिल है। तो जब हम पहले ही फार्मर का 400 रुपए ले चुके तो दोबारा क्यों लें यहाँ पर? सिमिलरली जब बेकर ने बेचा शॉपकीपर को 800 का, तो इसमें फ्लोर मिल वाले की सर्विसेज दोबारा से आ गई और फार्मर की तिबारा आ गई। ओके, फिर ऐसे ही गाइस शॉपकीपर ने किसे बेचा? कस्टमर को बेचा। तो इस 900 में बेकर की सर्विसेज भी थी, फ्लोर मिल की सर्विसेज भी थी और फार्मर की फिर से थी। इसका मतलब गाइस हमने क्या करा? हमने गलती से एक कमोडिटी की वैल्यू को या एक इंसान की सर्विस को बार बार काउंट कर लिया। तो गाइस इसी समस्या को क्या कहा जाता है? डबल काउंटिंग। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, डबल काउंटिंग क्या है? डबल काउंटिंग एक प्रॉब्लम है जहां पर एक
इंसान की सर्विसेज की वैल्यू या गुड्स की वैल्यू को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लिया जाता है। याद रखना, डबल काउंटिंग की वजह से ओवर एस्टिमेशन हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। जो चीज़ जितने की होती है उससे ज़्यादा की काउंट कर ली जाती है। अब देखिए 900 रुपए की चीज़ कितने में काउंट हो रही है? 2700 में। तो गाइज अब आप सोच रहे होंगे सर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? तो भाई चलिए पढ़ते हैं हल भी। तो बच्चों, दो मेथड होते हैं डबल काउंटिंग की समस्या से छुटकारा पाने के। तो चलिए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। अगर डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो दो मेथड हैं आपके पास। सबसे पहला फाइनल आउटपुट मेथड। क्या? फाइनल आउटपुट मेथड। ये मेथड ये कहता है गाइस कि आप ये देखिए जो सामान प्रोड्यूस हुआ है, जो फाइनल आउटपुट तैयार हुआ है, उसकी कीमत कितनी है। आप क्यों देख रहे हो किसने कितने का बनाया, किसने कितने का बेचा? आप ये देखो कस्टमर को कितने का मिला, दैट्स इट। आप ये देखिए बस कस्टमर तक सामान कितने में पहुंचा है, कस्टमर को जो सामान दिया है वो कितने में मिला है, बस उसको इंक्लूड करो ना। क्यों देख रहे हो पीछे कितने लोगों ने क्या क्या बनाया? तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है डबल काउंटिंग को ख़त्म करने का गाइस। तो अगर आपको याद हो हमारे एग्जाम्पल में शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने का सामान दिया था? ₹900 का। तो बस आप 900 लो ना। क्यों देख रहे हो फार्मर की वीट, क्यों देख रहे हो फ्लोर मिल वाले का आटा? इसको देखो मत ना, आप सीधा है देखो शॉपकीपर ने फाइनल आउटपुट कितने का दिया है कस्टमर को, जो कि हमारे केस में कितना है गाइस? ₹900। ये था पहला मेथड। सेकंड है गाइस वैल्यू एडिड मेथड। एक तरीका और है अगर आप चाहते हो डबल काउंटिंग को खत्म करना है, वो है गाइस वैल्यू एडिड मेथड। आप ये देखिए कि हर स्टेज पर कितने की वैल्यू ऐड हुई है, सबको जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका अमाउंट कितना है, और वही आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। जैसे हमारे केस में फार्मर ने 400 की वैल्यू ऐड करी, फिर गाइज फ्लोर मिल वाले ने 200 की वैल्यू ऐड करी, ओके, फिर बेकर ने 200 की वैल्यू ऐड करी, और शॉपकीपर ने फाइनली कितने की वैल्यू ऐड करी? ₹100 की। तो आप टोटल अगर करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 900। जबकि फाइनल आउटपुट मेथड के हिसाब से भी शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने का सामान दिया था? 900। तो चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लो चाहे इस मेथड से। तो गाइज हमने क्या पढ़ा? डबल काउंटिंग क्या होती है, और डबल काउंटिंग को खत्म करने के दो तरीके होते हैं। पहला फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडिड मेथड। तो गाइज हमने वैल्यू एडिड मेथड का मीनिंग समझ लिया, उसके स्टेप्स भी कर लिए, न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में हो ही गए थे, डबल काउंटिंग क्या होता है वो भी हो गया, और फाइनली डबल काउंटिंग को खत्म कैसे किया जा सकता है वो भी पढ़ लिया। तो गाइज इसी टॉपिक के साथ हमारा वैल्यू एडिड मेथड यहीं खत्म हो जाता है। तो इस मेथड में हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने न्यूमेरिकल करे थे कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है वैल्यू एड मेथड से। उसके बाद हमने सीखे आज स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। फिर हमने पढ़े प्रिकॉशंस, और लास्ट हमने पढ़ा डबल काउंटिंग और उसके मेथड जिससे उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो वैल्यू एडिड मेथड तो हो गया ख़त्म। तो गाइज हमारी अगली क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे? हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो गाइज मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।